औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर्स अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर्स, आज हम KPPSC मॉडल पेपर का जो MCQs के सलूशन का हमने एक सीरीज़ स्टार्ट किया था, उसका चौथा लेक्चर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 65 तक MCQs हमने 3 वीडियोज़ में अपलोड कर दी है। ये स्टैटिस्टिकल ऑफिसर BPS 17 का पेपर है, यहाँ आप देख सकते हैं, और ये पेपर 1 है। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट पेपर है। तो क्वेश्चन नंबर 66 से हम आज इस वीडियो में स्टार्ट लेते हैं। ये हमारी चौथी वीडियो है इस पेपर का। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। क्वेश्चन नंबर 66 में हमारे पास है, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ गिवन बाय अ वैल्यू ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कहते हैं कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है, जिसको R² से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास कौन सी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें प्रोवाइड करती है। ऑप्शन ए में है स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप, ऑप्शन बी में है बोथ स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, ऑप्शन सी में है नीदर स्ट्रेंथ और डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप, जबकि ऑप्शन डी में दिया है डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप ओनली। तो करेक्ट ऑप्शन जो है वो है ऑप्शन ए, दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशनशिप। यानी कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है ये हमें रिलेशनशिप की स्ट्रेंथ जो है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। हमें ये बताती है कि ये जो रिलेशनशिप है इसकी जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, मतलब इसकी रिलेशनशिप वीक है, स्ट्रॉन्ग है, परफेक्ट है, इसी तरह ये हमें बता रही है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन दो वेरिएबल्स के माबैन जो रिलेशनशिप है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में बताती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 67 को देखिए। फॉर द रिग्रेशन इक्वेशन y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x, द y इंटरसेप्ट एज ऑप्शन ए इज 10 इज द करेक्ट ऑप्शन बिकॉज दिस 10 इज अल्फा और a प्लस बीटा और b is the 2. So beta is known as slope and alpha is known as the intercept of this variable. ठीक है, तो y की जो इंटरसेप्ट है वो 10 यानी अल्फ़ा जो है वो 10 है और स्लोप जो है वो 2 है, तो 2 इसकी स्लोप है और 10 जो है इसकी इंटरसेप्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68, द कोरिलेशन कोफिशिएंट ऑप्शन ए में है कैन बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर रिग्रेशन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। कहते हैं कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो जस्ट तब कैलकुलेट होगा, कैन बी कैलकुलेटेड ओनली आफ्टर रिग्रेशन एनालिसिस इज परफॉर्म्ड। कहते हैं कि जब रिग्रेशन एनालिसिस परफॉर्म हो जाए तो उसके बाद हम ये कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ऑप्शन बी में है मे बी स्मॉलर देन -1 ओनली व्हेन x एंड y आर इनवर्सली। ऑप्शन सी में है इक्वल्स द पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। ऑप्शन डी में है इक्वल्स द स्टैंडर्ड एरर ऑफ द एस्टिमेट डिवाइडेड बाय द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल साइज। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन सी है, इक्वल्स द पॉजिटिव और नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो R² को हम कहते हैं। ठीक है, और R² के अगर आप स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है, ये हमारे पास R² है, अगर R² के आप स्क्वायर रूट ले लें तो वो बराबर हो जाएगी R की, और R को हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन या कोरिलेशन कोफिशिएंट कहते हैं। तो कहते हैं कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है ये हमारे पास इक्वल्स होती है स्क्वायर रूट ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की, और वो पॉजिटिव भी आ सकती है और नेगेटिव भी आ सकती है। मतलब कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए। If the coefficient of determination is 0.49, the correlation coefficient may be 0.7. That is option D is the correct option. क्यों? क्योंकि हमने पहले बताया कि correlation coefficient जो है वो हमारे पास स्क्वायर रूट होती है coefficient of determination की। तो coefficient of determination 0.49 है, अगर आप 0.49 की स्क्वायर रूट फाइंड कर ले तो आ जाएगी 0.70। ठीक है,
तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 70 को देखिए। द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन रिलेटिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक पोर्टफोलियो to his annual income is y is equal to 5000 plus 0.10x. This means that each additional rupee of income will increase the stock portfolio by 0.10. ऑप्शन सी इसमें करेक्ट है। क्वेश्चन को दोबारा देखिए, कहते हैं कि हमारे पास अगर एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन जो है दैट इज़ रिलेटिंग टू द मार्केट वैल्यू ऑफ पर्सन स्टॉक पोर्टफोलियो, जो कि वो रिलेशन रखते हैं मार्केट वैल्यू की जो कि हम पर्सन स्टॉक पोर्टफोलियो के लिए यूज़ करते हैं, टू हिज एनुअल इनकम, उसकी एनुअल इनकम के बारे में, ठीक है। तब कहते हैं कि y इज इक्वल टू 5000 प्लस 0.10x। बाकी जुमले को छोड़े, यहाँ देखिए कहते हैं कि हमारे पास ये रिलेशन है कि y इज इक्वल टू 5000 प्लस 0.10x। तो x के साथ हमारे पास मल्टीप्लाई जो है वो 0.10 है, यानी इसकी जो स्लोप है वो 0.10 है, यानी बीटा जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो दिस मीन्स दैट ईच एडिशनल रुपी ऑफ इनकम विल इंक्रीज द स्टॉक पोर्टफोलियो बाई व्हाट। अब x की जगह आप जो भी वैल्यू जो है वो पुट करेंगे तो आपकी हर एक वैल्यू जो है वो 0.10 के साथ इंक्रीज़ कर जाएगी, ठीक है, यानी स्लोप के साथ ये इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो 0.10 है, तो इसलिए हमारे पास ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71 को देखिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस इज़ इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिचुएशन कौन सा है जिसको हम फॉल्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 500 प्लस 0.01x एंड r इज इक्वल टू 0.71, ये कंसिस्टेंट है। ऑप्शन सी को देखिए, y इज इक्वल टू 10 प्लस 2x एंड r इज इक्वल टू 0.50, ये भी कंसिस्टेंट है। ऑप्शन डी को देखिए, y इज इक्वल टू -8 -3x एंड r इज इक्वल टू -0.95, और ये भी कंसिस्टेंट है। जबकि ऑप्शन बी जो है ये इनकंसिस्टेंट है, यानी ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट ऑप्शन है। क्यों? हमारे पास यहाँ देखिए ये हमारे पास स्लोप है 0.01 और इसी तरह 0.9, इसमें हमारे पास 0.2 और इसमें हमारे पास सिर्फ 3 है, ठीक है, और यहाँ भी 2 है, मैं गलत हो गया इसमें। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है, x के साथ जो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो गई है जिसको हम स्लोप भी कहते हैं और बीटा भी कहते हैं। तो हमारे पास बीटा एक्स वाई या बी एक्स वाई जिसको हम भी रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, तो बी एक्स वाई या बी वाई एक्स जो भी हो, हम जब कैलकुलेट करते हैं तो बी एक्स वाई भी कैलकुलेट कर सकते हैं, बी वाई एक्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि बी की वैल्यू और आर की वैल्यू जो है इन दोनों के साइन जो है वो सेम होने चाहिए। मतलब अगर बीटा या बी की वैल्यू जो है वो अगर नेगेटिव हो तो आर की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव होगी। अगर b की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो तो फिर r की वैल्यू भी पॉजिटिव ही होगी। यहाँ b की वैल्यू पॉजिटिव है, r की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये कंसिस्टेंट है। यहाँ b की वैल्यू पॉजिटिव है, r की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। यहाँ b की वैल्यू नेगेटिव है, r की वैल्यू भी नेगेटिव है, तो ये भी कंसिस्टेंट है। और ऑप्शन बी में देखिए b की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है और r की वैल्यू नेगेटिव है, तो ये इनकंसिस्टेंट हो गया। तो यहाँ ऑप्शन बी इसलिए करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू। कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, ट्रू है। द एस्टिमेटेड एंड द ट्रू रिग्रेशन लाइंस आर ऑलवेज द सेम, ये करेक्ट नहीं है, ये ट्रू नहीं है, क्योंकि ये हमेशा सेम नहीं होते, कभी कभार हो सकती है लेकिन हमेशा सेम नहीं हो सकती, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, द वाइज मस्ट बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड about true regression line before the sample coefficient of determination can be calculated, ये भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। और ऑप्शन सी को देखिए, the units in which x and y are measured will not affect the value of r, तो ये स्टेटमेंट जो है ये करेक्ट स्टेटमेंट है। कहते हैं कि वो यूनिट जो x और y को मेजर करते हैं वो r की वैल्यू को अफेक्ट नहीं करेगा, ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। क्वेश्चन ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द ट्रू कोरिलेशन कोफिशिएंट p विल बी 0 ओनली इफ। यहाँ कोरिलेशन कोफिशिएंट को p से रिप्रेजेंट कर दिया है इन्होंने। हम कोरिलेशन कोफिशिएंट को ज़्यादातर r से रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है इनसे गलती हो गई हो, r की जगह इन्होंने p लगाया हो, ठीक है। तो कहते हैं कि
ट्रू कोरिलेशन कोफिशिएंट जिसको पी हम के से रिप्रेजेंट करते हैं वो ज़ीरो होगी तब जब क्या होगा। ऑप्शन ए में है द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द ट्रू रिग्रेशन लाइन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अगर वाई की इंटरसेप्ट जो है वो ज़ीरो हो ट्रू रिग्रेशन लाइन के लिए, ठीक है, जिसको अल्फ़ा कहते हैं। कहते हैं कि अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू जो है वो भी ज़ीरो ही होगी। ये गलत है। अगर अल्फ़ा की वैल्यू ज़ीरो हो तो कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू ज़ीरो नहीं हो सकती इसकी वजह से। ऑप्शन बी में देखिए द स्लोप ऑफ द ट्रू रिग्रेशन लाइन इज़ इक्वल टू ज़ीरो। स्लोप जिसको बीटा भी कहते हैं, ठीक है, कहते हैं कि अगर ट्रू रिग्रेशन लाइन की जो हमारे पास स्लोप है यानी बीटा, अगर उसकी वैल्यू ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होगी। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ऑप्शन सी में है आर इज इक्वल टू ज़ीरो और ऑप्शन डी में है बी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो बी और बीटा में डिफरेंस है। बी जो है वो एस्टिमेटेड रिग्रेशन के लिए हम यूज़ करते हैं और बीटा जो है वो ट्रू रिग्रेशन के लिए है, ठीक है। तो जब हमारे पास बीटा की वैल्यू यानी ट्रू रिग्रेशन लाइन की वैल्यू अगर ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो ज़ीरो होगी। और यहाँ आप देखिए, यहाँ हमारे पास ये लेट्स सपोज एक्स वेरिएबल है, ठीक है, और ये इसका स्लोप है। तो स्लोप जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट दिया हुआ है, मतलब स्लोप जो है वो इसमें नहीं है, ये बिल्कुल स्ट्रेट है ये लाइन। तो यहाँ हमारे पास बीटा की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, ठीक है। और जब बीटा की वैल्यू ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू भी ज़ीरो ही होगी, ठीक है। और यहाँ हमने एक क्वेश्चन में पहले भी बता दिया कि बीटा की वैल्यू जो है वो आर की वैल्यू की साइन के बराबर होगी। यानी अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव हो तो बीटा की वैल्यू भी पॉजिटिव होगी, अगर बीटा की वैल्यू नेगेटिव हो तो आर की वैल्यू भी नेगेटिव ही होगी। यहाँ अगर बीटा की वैल्यू ज़ीरो हो तो फिर हमारे पास आर की वैल्यू भी ज़ीरो ही होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, व्हेनेवर प्रेडिक्शंस आर मेड फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। अगर आप प्रेडिक्शन एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन से बनाते हैं तो कहते हैं द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई इज़ अज्यूम्ड टू बी लीनियर। तो फिर हमारे पास एक्स और वाई की जो माबैन रिलेशन है वो कौन सा होगा, हम उसको लीनियर अज्यूम करते हैं। डायरेक्ट और इन्वर्स में कोई भी हो सकती है, परफेक्ट हो या ना हो ये भी हो सकता है, ठीक है। ये डायरेक्ट भी हो सकता है, इन्वर्स भी हो सकता है, परफेक्ट भी हो सकता है और नॉन परफेक्ट भी हो सकता है, लेकिन लीनियर ज़रूर ही होगा। तो इसको हम लीनियर अज्यूम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 75, द एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन इज इक्वल टू ऑल एक्सेप्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग। कहते हैं कि एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो इक्वल होता है, नीचे जो ऑप्शन दिए गए हैं इन सब की सिवाय एक की जो कि उसके बराबर नहीं होती, और वो है ऑप्शन डी द स्लोप ऑफ द एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन। तो कहते हैं कि हमारे पास एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो स्लोप ऑफ एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन के बराबर नहीं होगी, जबकि एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन जो है वो ऑप्शन ए को देखिए द स्क्वायर ऑफ द कोरिलेशन कोफिशिएंट, यानी कोरिलेशन कोफिशिएंट का अगर आप स्क्वायर ले ली तो वो हमारे पास एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन के बराबर होगी। फिर कहते हैं द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वाई एक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन। अगर आप वाई की जो वेरिएशन है उसकी प्रोपोर्शन ले ले जो कि रिग्रेशन के थ्रू एक्सप्लेन हुआ है तो उसको भी हम एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन कह सकते हैं। और ऑप्शन सी में है 1 माइनस द प्रोपोर्शन ऑफ वेरिएशन इन वाई अनएक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन। अगर आप 1 से अनएक्सप्लेन्ड बाय रिग्रेशन वाई की जो वेरिएशन है उसकी प्रोपोर्शन ले ले और 1 से माइनस करें तो वो भी हमारे पास एस्टिमेटेड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की बराबर होगी। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया इसके, क्योंकि वो इसके बराबर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 को देखिए, द कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिटर्मिनेशन डिफर्स फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशंस इन दैट। कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिटर्मिनेशन जो है वो डिफरेंट होता है या डिफर होता है फ्रॉम द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन। कौन सी सिचुएशन में, वो सिचुएशन वो जो है वो है ऑप्शन बी वाला को देखिए, 1 में बी नेगेटिव बट द अदर इज ऑलवेज पॉजिटिव। यानी इन दोनों के माबैन जो डिफरेंस है वो इससे मालूम होगा कि अगर कोफिशिएंट ऑफ पार्शियल डिटर्मिनेशन नेगेटिव हो तो कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो इन दोनों के माबैन यही डिफरेंस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 77, द कोफिशिएंट ऑफ मल्टीपल डिटर्मिनेशन इज 0.81, thus the multiple correlation coefficients are। आप इन नेम में कभी कंफ्यूज ना हो, जब आपको डिटर्मिनेशन कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू दी गई हो
और आपने उनसे कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू फाइंड करनी हो तो आप उसकी स्क्वायर रूट ले लें, ठीक है। तो 0.81 की अगर आप स्क्वायर रूट लेते हो तो उससे आते हैं 0.9। और अगर आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिया गया हो और उससे आपने कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन मालूम करनी हो तो फिर आपने उसकी स्क्वायर लेनी है, ठीक है। तो फिर आपको कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू दी जाएगी। यह अगर आपके पास नेम मल्टीपल डिटर्मिनेशन हो, पार्शल हो या सिंपल कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का नाम दिया हो तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। इनको आप इन नेम्स पर आप कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। A larger sample size can be expected to achieve all but which one not of the following। कहते हैं कि अगर आपके पास सैम्पल साइज जो है वो लार्जर हो, ठीक है, तो वो उससे हम एक्सपेक्ट करते हैं वो सब हो जिसको हम अचीव कर सकते हैं एक्सेप्ट वन। यानी मतलब इन ऑप्शन में सिर्फ एक ऑप्शन ऐसा है जिसको हम अचीव नहीं कर सकते लार्जर जो हमारे पास सैम्पल साइज है उसकी वजह से, बाकी सब अचीव कर सकते हैं। ऑप्शन ए में है अ स्मॉलर वैल्यू फॉर स्टैंडर्ड एरर ऑफ रिग्रेशन, ठीक है। अगर आपके पास सैम्पल साइज लार्जर हो तो आपके पास रिग्रेशन के लिए जो स्टैंडर्ड एरर है वो स्मॉलर ही होगा। जितने आप सैम्पल साइज इंक्रीज़ करते हो तो स्टैंडर्ड एरर जो है वो डिक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी को देखिए, इंक्रीज डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ये भी करेक्ट है। क्यों? क्योंकि अगर जब आप सैम्पल साइज को इंक्रीज़ करते हो तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो खुद ब खुद इंक्रीज़ होती जाएगी, क्योंकि डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जो है वो n-1 होगी या n-2 होगी, इसी तरह, ठीक है, या n होगी। जो इसका मतलब ये होगा आप n को जितनी भी इंक्रीज़ करते जाएंगे तो आपका जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है वो भी इंक्रीज़ करता जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी को देखिए, इन एस्टिमेटेड रिग्रेशन प्लेन दैट इज़ क्लोजर टू द ट्रू रिग्रेशन प्लेन। आपके पास जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन प्लेन है या रिग्रेशन लाइन है वो क्लोज होता जाएगा ट्रू रिग्रेशन प्लेन या ट्रू रिग्रेशन लाइन की तरफ। यानी मतलब आप जितनी भी n को इंक्रीज़ करते जा रहे हो, यानी कि सैम्पल साइज को इंक्रीज़ करते रहे हो, तो आपका जो एस्टिमेटेड रिग्रेशन लाइन है या रिग्रेशन प्लेन है वो ट्रू रिग्रेशन लाइन या ट्रू रिग्रेशन प्लेन की तरफ क्लोज होता जाएगा। ये भी करेक्ट है। ऑप्शन डी को देखिए, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ये करेक्ट नहीं है, ठीक है। ये हम इससे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यानी आप इन सैम्पल साइज को जब इंक्रीज़ करते रहे हो तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ करती जाएगी, बल्कि हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन की वैल्यू जो है वो डिक्रीज़ करती जाएगी, लेकिन ये हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इससे। तो ऑप्शन डी जो है इसमें करेक्ट ऑप्शन हो गया। डियर्स, एक बार फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।